इंडक्टेंस निकालने के लिए हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस पढ़ लिए हैं अभी तक। ओवेन्स ब्रिज का एडवांटेज ये, इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं ना, तो इस ब्रिज को यूज़ करके वो काफ़ी जल्दी निकल जाता है और कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर ब्रिज वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अब मैं आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस का मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा। इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है मेरा एक इंडक्टर, कॉइल्ड वायर है जिसमें मल्टीपल टर्न्स मैंने कर रखे हैं। अभी क्या है, इसके अंदर है एयर, मतलब कि ये एयर कोर्ड सोलेनॉइड टाइप है, इसमें कि आपका एयर है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एक आयरन की कोर घुसा दूंगा जिसका कि परमेबिलिटी म्यू आर है, तो ये क्या बन जाएगा, आयरन कोर्ड इंडक्टर। तो जैसे ही ये करेंगे इसकी एल वैल्यू चेंज हो जाएगी। एल वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो हमको उसको निकालने के लिए इसके टेस्ट की जगह पे लगाना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इस टाइप के ब्रिज को। ठीक है, अब इस ब्रिज का मैं आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बताऊंगा और फेजर डायग्राम समझाऊंगा। फेजर डायग्राम से पहले सबसे पहले मुझे करंट डिवीजन करना है। मैं करंट डिवीजन स्टार्ट करता हूँ। ये मान लीजिए करंट I1 है। अब जैसे कि मेरा ब्रिज बैलेंस हो रखा है तो ये जो करंट है IG 0 है, तो करंट डिवीजन हो नहीं रहा है, तो इस वाले लेग में भी I1 ही फ्लो करेगा। सिमिलरली मैंने मान लिया ये वाला करंट I2 है। अब करंट डिवीजन हो रखा है, नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो I2 आ रहा है वही कंटिन्यू हो जाएगा C4 में भी, तो ये भी I2 होगा। अब फेज़र डायग्राम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक रेफरेंस फेज़र मानना पड़ेगा, और रेफरेंस फेज़र मानने के लिए मैं सबसे पहले अपना रेफरेंस फेज़र का एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये है मेरा रेफरेंस फेज़र का एक्सिस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैंने I1 को रेफरेंस फेज़र माना है। आप किसी को भी रेफरेंस फेज़र मान सकते हो, पर अगर आप I1 को रेफरेंस फेज़र मानोगे तो आपका जो फेज़र डायग्राम बन के आएगा वो काफ़ी जल्दी निकलेगा, और AK सोनी वाली जो किताब है मेजरमेंट की, वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगी उससे, क्योंकि उसमें भी हमेशा करंट इन लेग AB को रेफरेंस फेज़र मानता है। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ I1 को। अब मुझे पता है कि ये जो टेस्ट इंडक्टर है उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अब ये जो टेस्ट इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो R1 है, उसके अक्रॉस जो ड्रॉप है I1 R1, वो इन सेम लाइन होगा I1 के, तो मैं I1 R1 ड्रॉप को भी यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ। ये मान लीजिए हो गया I1 टाइम्स R1। अब मैंने आपको इंडक्टर के अक्रॉस क्या बताया, अगर करंट अक्रॉस द इंडक्टर जो फ्लो कर रहा है वो I1 है, तो जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री फेज़ लीड होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई क्लैरिटी हमेशा रहना चाहिए, आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, वरना हमेशा कन्फ्यूज़ होंगे आप फेज़र डायग्राम में, क्योंकि V J ओमेगा L टाइम्स I होता है। अब मैं VL को प्लॉट कर देता हूँ, वो इससे 90 डिग्री फेज़ लीड पे होगा हमारे I1 टाइम्स R1 से, या फिर I1 से। तो मैं यहाँ पे VL को प्लॉट करता हूँ, ये हो गया मेरा VL। अब मैं फेज़र एडिशन करता हूँ VL और IR1 का, तो ये जो बन के आया है आपका, ये हो जाएगा V1। V1 मैं यहाँ भी प्लॉट कर देता हूँ, किसको मैं V1 बोल रहा हूँ। ये V1 है, ये V3 है, ये V4 है, और ये V2 है। ये बन गया आपका V1। अब मुझे V1 पता है तो मुझे I1 टाइम्स R3 भी पता है, क्योंकि BC के अक्रॉस जो करंट है वो भी I1 है, तो मैं I1 टाइम्स R3 को भी प्लॉट करता हूँ। ये बन गया मेरा I1 टाइम्स R3, ये बराबर है V3 के। अब ब्रिज के कॉन्सेप्ट से B और C के जो अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो D और C के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा, क्योंकि B और D सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि IG इक्वल्स टू 0 है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये सबसे ज़रूरी है आपको ब्रिज के फेज़र डायग्राम को बनाने के लिए। तो V3 किसके बराबर हो गया, V3 बराबर हो गया VC के। अब जैसे ही ये VC के बराबर हो गया, अब देखिए एक टिपिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो फेज़र बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है और फेज़र डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएगा। मैं VC के अगर मैंने VC बना रखा है, मान लीजिए मुझे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पता है, तो करंट क्या होगा, उससे 90 डिग्री फेज़ लीड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि IC इक्वल्स टू J ओमेगा VC होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए मैं आपको IC प्लॉट करके देता हूँ। तो IC आ जाएगा आपका कहीं इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही मुझे IC पता है तो मुझे IC4 पता हो गया, क्योंकि IC इक्वल्स टू IC4 इक्वल्स टू I2, क्योंकि I2 भी वही है जो IC है, तो ये मैं लिख सकता हूँ IC इक्वल्स टू I2। ये मेरा V1 है। अब मुझे ये पता है कि V1 और V2 बराबर है, तो इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये आएगा आपका कि जो V2 के भी कंपोनेंट्स हैं ना आपके दोनों एक्सिस में,
वो बराबर होंगे जो V1 के कंपोनेंट्स हैं। V1 के कंपोनेंट था I1 R1 और VL, तो सिमिलरली V2 का कंपोनेंट जो I2 R2 और VC2 है वो भी बराबर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, ये अपने आप हो जाएगा जैसे ब्रिज बैलेंस होगा। अब मुझे IC पता है, तो मुझे IC2 जैसे ही पता है तो मुझे VC2 भी पता है, तो मैं जब VC2 प्लॉट करूँगा वो VC2 बराबर यहीं आएगा, ये VC2 हो जाएगा। और जब मैं I2 टाइम्स R2 प्लॉट करूँगा वो भी यहीं आएगा, I2 टाइम्स R2, ताकि इन दोनों का फेज़र सम भी V1 के लाइन में ही आ जाए, तो V1 इक्वल्स टू V2 होगा। अब जैसे ही हम V को प्लॉट करना चाहें तो फेज़र एडिशन कर लेते हैं हम V1 प्लस V3 का। ये बन गया आपका ओवेन्स ब्रिज का फेज़र डायग्राम। कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम करंट I1 को रेफरेंस फेज़र बनाएंगे, फिर I1 टाइम्स R1 को प्लॉट करेंगे क्योंकि वो इन सेम लाइन होगा। फिर उसके बाद हम VL को प्लॉट करेंगे जो हमारा टेस्ट इंडक्टर का इंडक्टेंस पार्ट का वोल्टेज है। फिर उसका फेज़र सम करेंगे तो आ जाएगा V1, और V1 V2 के बराबर है तो हम V1 इक्वल्स टू V2 पहले ही लिख लेंगे। और उसके बाद हम I1 टाइम्स R3 को प्लॉट करेंगे, वो भी हमें पता है कि इन सेम लाइन ऑफ R1 होगा। I1 टाइम्स R3 VC के बराबर है क्योंकि हमारा ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि हमारे डिटेक्टर के थ्रू करंट 0 जा रहा है। अब जैसे ही हमें VC पता चल गया तो हमें कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से पता है कि VC के 90 डिग्री लीडिंग में IC होता है, तो हमने IC प्लॉट कर दिया। IC जैसे ही पता चल गया और I2 भी पता चल जाएगा उसी बात से, क्योंकि IC इक्वल्स टू I2 है, क्योंकि डिटेक्टर के थ्रू करंट 0 है। जैसे I2 पता चल गया हमने लेग AD का I2 टाइम्स R2 करके V2 बता लिया। ये हमने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, ये अपना I2 टाइम्स R2 है। अब जैसे ही हमने I2 टाइम्स R2 पता चल गया, मुझे IC पता है तो मुझे VC2 पता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट से बस यहाँ पे हमको IC को रेफरेंस फेज़र बनाना है। अब IC हमें पता है तो ये जो VC2 निकल के आया 90 डिग्री लैगिंग होगा हमारे IC से, और हमने VC2 और I2 R2 का हमने फेज़र सम किया तो V1 इक्वल्स टू V2 है, तो वो सेम लाइन में आ गया। फिर हमने V को प्लॉट कर दिया फेज़र एडिशन करके, ये बन गया हमारा फेज़र डायग्राम।